Hello everybody, Namaste, Jai Hind. मेरा नाम है नंदिनी and I am the English faculty for this batch. And today we are going to look at the CAPF exam. और CAPF एग्जाम की में भी जो प्रेसी राइटिंग होती है आज हम उस पर फोकस करने वाले हैं. बट बिफोर आई स्टार्ट लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द एग्जाम पैटर्न. लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट व्हाट ऑल इज आस्क्ड इन द एग्जाम. ऑल राइट. So the first thing that I would like to focus on is your exam pattern. तो exam pattern आपका ये 3 steps में है. The first is the written test, which of course has paper 1 and paper 2, and then there is a medical test and a physical test, and each test acts like a filter. आपको तीनों जो tests हैं उसको clear करना ज़रूरी है, ठीक है, to be able to qualify the exam. Okay? चलिए, so now let's quickly see the other parts of it. आपका एग्जाम पैटर्न जो पेपर 1 है हम इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमारा फोकस प्रेसी राइटिंग पे होने वाला है. बट जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, पेपर 1 द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 125. The total number of questions are 125, this is an objective based exam. 250 मार्क्स टोटल मार्क्स हैं और 2 आवर्स का ये पेपर है. अगर आप पेपर 2 में देखेंगे तो पेपर 2 हैज़ अबाउट 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. 200 मार्क्स का होता है एंड द टोटल ड्यूरेशन दैट इज गिवन टू यू फॉर पेपर 2 इज 3 आवर्स. ओके, सो क्लियरली यू कैन सी 2 घंटे 6 क्वेश्चंस, 3 hours and 200 marks. That means for paper 2 you have to put in a lot of hard work to be able to do paper 2. Okay, चलिए. Now specifically क्योंकि हम पेपर 2 की बात कर रहे हैं, हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं. पेपर 2 के 2 पार्ट्स होते हैं. देयर इज पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए हैज ऐसे क्वेश्चंस एंड जनरली आपका क्या है, जो जनरल स्टडीज वाला पोर्शन होता है वो यहाँ पे टेस्ट होता है. यहाँ पे यू हैव टू राइट ऐसे विच आर जनरल बेस्ड ऑन जनरल स्टडीज. उसका सेपरेट सिलेबस है. ऐसे ऑफ कोर्स यू कैन इन दिस पार्ट यू कैन राइट द ऐसे इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी रादर. Part B is where you are tested for English. So you have comprehension, pressy writing and communication and language skills, and this one is exclusively English. Okay, and this is what we are going to focus on today. Pressy writing is what we are going to focus on today. So let's not waste any time and let's quickly begin pressy writing. So pressy writing होता क्या है? Pressy writing basically pressy is a French word, right? प्रेसी मतलब किसी चीज को हम जब छोटा कर देते हैं उसको हम प्रेसी राइटिंग बोलते हैं, जिसको आपने स्कूल में समरी भी बोला होगा. So that is what is pressy writing. Of course, there are some do's and don'ts. There are some rules. There are certain things that you should keep in mind before you write, before you start writing a pressy. But let's understand कि pressy के सबसे important points as such क्या हैं, क्या features होते हैं जो कि pressy को किसी और चीज से different करते हैं, article से different करते हैं. So article जो होता है बहुत लंबा होता है, राइट? उसको जब हम कंसाइज करते हैं हम प्रेसी लिखते हैं. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रेसी? प्रेसी में द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज ऑब्जेक्टिविटी. सो व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी तब होता है कि जो आपने आर्टिकल में पढ़ा आपने सिर्फ उसे कंसाइज करके यू हैव रिटन इट इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेसी. आपने अपनी कोई ओपिनियन नहीं दी, उसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिविटी. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट व्हेन यू रीड एन आर्टिकल, नेचुरली सबका दिमाग काम करता है, आप सबकी एक अपनी व्यू पॉइंट होगी. व्हेन यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू रीड एन आर्टिकल you understand something about it, right? So keeping that aside, keeping whatever your opinion is about that article, you just mention what is written in the article in a short way. तो उसको बोला जाता है objectivity, which basically means which basically means no personal opinions. Okay, no personal opinion.
देन क्लैरिटी का मतलब क्या है? क्लैरिटी का मतलब क्या है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो भी आर्टिकल में लिखा था आपने बहुत क्लियर तरीके से उसको मेंशन किया, आपने उसको हॉचपॉच नहीं किया. हॉचपॉच करने का मतलब क्या होता है? अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव दिस कैपेबिलिटी ऑफ reading the article and then they will quickly understand what needs to be written, but what they forget is that they forget the order in which it's supposed to be written. और तो वो बहुत ही unclear हो जाता है जब हम प्रेसी पढ़ते हैं, तो वो बहुत unclear हो जाता है. It is very important that when you write a précis, you are very clear about what you are writing and you also maintain the order, right? So वो चीज़ें जब आप उसको ध्यान में रखेंगे, उसको हम clarity बोलेंगे. Concise, as the name suggests, that's the third point. Concise as the word suggests, rather not the name, as the word suggests. Concise का मतलब होता है कि आपने उसे क्लियर तरीके से तो लिखा ही है, आपने उसे छोटे तरीके से उसको एक शॉर्ट फॉर्मेट में बना के लिखा है, which is why it is called as précis in the first place, right? It's a shortened version of the article. Okay, so these are the basic features of précis writing that you have to keep in mind even before you start reading the article. ठीक है, अगर आप ये तीन चीजें ध्यान में नहीं रखेंगे, आप कभी भी एक अच्छी précis नहीं लिख पाएंगे. इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपका जो फिर व्यू पॉइंट होगा उसको पढ़ने का वो ही फर्क हो जाएगा. जब मैं précis का क्वेश्चन देखती हूँ, जब मैं आर्टिकल पढ़ना शुरू करती हूँ, उससे पहले मेरे दिमाग में ये तीन चीजें आ जानी चाहिए, सो दैट बिफोर आई फिनिश रीडिंग द आर्टिकल आई नो 60% की मुझे क्या क्या कवर करना है. ठीक है, नाउ लेट्स क्विकली गो टू द पॉइंट्स दैट वी नीड टू रिमेंबर व्हेन वी राइट अ précis. So the first thing that I need to remember when I write a précis is use very simple language. फ्लावरी भाषा लिखने से, बहुत कठिन वर्ड्स लिखने से, बड़ी हाई फंडू वोकैबुलरी यूज करने से मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलते हैं. इन एनी केस व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश, सी द आइडिया ऑफ लैंग्वेज इज टू बी एबल टू एक्सप्रेस. ठीक है, जब हम एक्सप्रेस करते हैं, हमें किसी को शशि थरूर नहीं बनना कि अरे वो इंसान क्या बोल रहा है हमें समझ में भी नहीं आ रहा है. सो what is needed is very very simple language. So for example, if there is a word understand का एक synonym होता है comprehend, है ना. जरूरी नहीं है कि आप comprehend लिखें, अगर आप understand भी लिख रहे हैं that is good enough, because see, keeping in mind the 3 points that I discussed before this slide, ऑब्जेक्टिविटी, क्लियर एंड कंसाइज, तो अंडरस्टैंड अगर लिखोगे तो ये तीनों चीजें आर टेकन केयर ऑफ, है ना. द आइडिया इज टू बी एबल टू एक्सप्रेस क्लियरली, द आइडिया इज टू बी एबल टू एक्सप्रेस ऑब्जेक्टिवली एंड इन अ कंसाइज वे. सो नाउ लैंग्वेज आपकी डिफिकल्ट नहीं होनी है. सो इवन इफ योर वोकैबुलरी इज वेरी गुड, प्लीज यूज वेरी सिंपल लैंग्वेज. ओके, सो योर वर्ड्स शुड बी इजी टू मॉडरेट. No flowery language, please. Easy to moderate. Then mention all the important points. ठीक है, mention all the important points that are there. So जितने आपने पैराग्राफ्स पढ़े, पैराग्राफ्स में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको सारे कवर करने हैं. अब ये मैं आप लोगों को जब एक एग्जाम्पल्स कराऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी हाउ टू टेक केयर ऑफ दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑल्सो. हम भूले ना कि हमें क्या लिखना है, वो भी बहुत जरूरी है. Then after that, use original language. ओरिजिनल लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे एक जगह हमने लिखा है डू नॉट कॉपी पेस्ट फ्रॉम द मेन टेक्स्ट, दूसरी जगह लिखा है यूज ओरिजिनल लैंग्वेज. ओरिजिनल लैंग्वेज से मतलब ये नहीं है कि आपको सीधा कॉपी पेस्ट करना है, बट द थीम ऑफ द आर्टिकल, द मेन पॉइंट्स ऑफ द आर्टिकल शुड रिमेन एज इज. सो ओरिजिनल लैंग्वेज का मतलब वो हुआ. ठीक है, दैट अगर हैप्पीनेस के बारे में बात हो रही है, पीस ऑफ माइंड के बारे में बात हो रही है, वी शुड बी एबल टू सी दोज थिंग्स इन द आर्टिकल. ऑलराइट, देन आफ्टर दैट यूज द सेम ऑर्डर एज यूज्ड इन द आर्टिकल. Extremely important. So let's say you have 5 paragraphs, right, in the article, and in the 5 paragraphs there is a sequence that they are talking about. So 5 paragraphs is, they are going to have some sequence. 6 paragraphs कोई ना कोई sequence होगी, चाहे वो article किसी की चीज के बारे में भी हो. In that case it becomes extremely important that you maintain that order. जो first paragraph में बात हुई थी, आप वो first paragraph first you will mention that at the beginning of the précis. Second paragraph में जो points हैं, you will ensure that you mention that in the mention them
आफ्टर द फर्स्ट पॉइंट्स. ओके, सो भले ही 6 पैराग्राफ्स का मतलब 6 पैराग्राफ्स की प्रेसी नहीं होगी, पर ये ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट प्रेसीज आर अबाउट 1/3 लेंथ ऑफ द इंटायर आर्टिकल. 1/3 length of the entire article. So 6 paragraphs in an article will not mean 6 paragraphs in the précis, but at least we can maintain the chronological sequence of the points that are mentioned in the article. Okay. Next it says no personal opinion. तो जब मैंने ऑब्जेक्टिविटी की बात करी थी तब मैंने आपको बता दिया था कि ये ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल में जिस सेंस में बात हुई है उसी सेंस में बात करनी है. आपको अपना व्यू पॉइंट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है उसमें, ठीक है? एंड देन द लास्ट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर बिफोर यू राइट अ प्रेसी इज डोंट राइट इन फर्स्ट पर्सन. आपको हमेशा जो है थर्ड पर्सन में लिखनी है प्रेसी. फर्स्ट पर्सन में आई डिड दिस, आई डिड दिस, she did this नहीं होगा. this was done by her. you know you're not going to use in. basically इसका कहने का मतलब ये होता है कि आपको इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं यूज करनी है. इनफॉर्मल आपको इजी लैंग्वेज जरूर यूज करनी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करेंगे, ठीक है? सो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल राइट, Now let's look at some concrete examples and उससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे प्रेसी लिखनी होती है, ठीक है? Let's look at example number 1. Okay. Yes. So let's look at example number 1. अगर आप मैंने इसको यहाँ पे इसलिए दिखाया है, अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो आपको लगेगा मैम इसका लेंथ और इसका लेंथ तो बिल्कुल सेम है. बट लेट्स रीड इट फर्स्ट. दिस सेज the internet has profoundly impacted education. Online courses and resources have made learning accessible to people worldwide. However, concerns about digital distractions and data privacy have also arisen as a result. So how are you going to approach this? मतलब ये जो है यहाँ पे इस लेंथ पे कैसे इस सिचुएशन में कहाँ से पहुंचा, मैं क्या करूंगी, और ये एक मेरा पर्सनल आप लोगों को मेरा पर्सनल ओपिनियन है. ये वो तरीका है जो मैंने यूज किया था व्हाइल आई वाज गिविंग दीज एग्जाम्स एंड दिस मेक्स प्रेसी राइटिंग वेरी सिंपल. आप क्या करेंगे, आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे. तो इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे क्या है, इंटरनेट, इम्पैक्टेड एजुकेशन, ऑनलाइन कोर्सेज, एक्सेसिबल टू पीपल, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, डेटा प्रिवेसी. हाँ, बस ये जितने वर्ड्स हैं ये मेरी प्रेसी में आने चाहिए. ये वो ओरिजिनल लैंग्वेज है जो मेरी प्रेसी में आने चाहिए, ठीक है? ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है. और जब हमने ये कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, नाउ आई जस्ट हैव टू फ्रेम सेंटेंसेस एंड आई हैव टू पुट देम हियर. लेट्स सी व्हाट हैव आई रिटन. सो द इंटरनेट्स इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन. वन सेकेंड, लेट मी कम हियर. The internet's influence on education is profound, enabling global access to learning through online resources and courses, although concerns about distractions and data privacy have emerged. So see, instead of writing, how did I, so if you notice, I have included all the words that I have underlined. Internet, right? Influence, education, the influence is profound. फिर मैंने यहाँ पे worldwide को global access लिख दिया है. बाकी everything remains the same. So in totality, this was about one sentence. This right here is about 3 or 4 sentences. तो जब आप इसे खुद लिखेंगे ना, तब आपको, क्योंकि अभी टाइप्ड है इसीलिए इसमें डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है. But if you are going to write it, you are going to understand that this one is definitely a bigger paragraph than this one. ठीक है? Let's look at the next example. उससे तो बिल्कुल ऐसे समझ में आ जाएगा. Okay. So the first one is this. This is the second example. Yes, climate change poses a grave threat to our planet, right? तो मैंने यहाँ पे क्या अंडरलाइन करूंगी, मैं climate change और grave threat अंडरलाइन करूंगी. Rising global temperatures caused primarily by human activities such as fossil fuel burning. Burning fossil fuels are leading to more frequent and severe weather events, melting polar ice caps, threatening the survival of countless species.
So this is the original language that these are the important points and the original language that must come in my Prezi. ठीक है, अब ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन को मैं छोटा कैसे लिख सकती हूँ? आई हैव रिटन सम पॉइंट्स ओवर हियर, समथिंग ओवर हियर. आप चाहें तो आप अपनी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं. ऐसा बिल्कुल नेसेसरी नहीं है कि आप यही वाली भाषा यूज करें. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट वेदर आई राइट इट और वेदर यू राइट इट, योर लैंग्वेज हैज टू बी सिंपल, नो पर्सनल ओपिनियंस, एंड प्लीज मेक श्योर दैट वट एवर वर्ड्स दैट वी हैव अंडरलाइंड ओवर हियर, they are absolutely clear in your Prezi. They should not be missed out, right? So see here, climate change driven by human activities like fossil fuel combustion endangers Earth with rising temperatures, increased extreme weather, polar ice cap melt, and species extinction. So if you notice, I'll go on the side here so that you can see the full screen. I have included all the, words that I had underlined in the Prezi over there. So something that is about, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. About 10 lines over here finishes here in about 6. We are not going into counting number of words yet. राइट जब हम क्लास में आए, जब आप लोग क्लास में आएंगे तब मैं आप लोगों को एक तरीका भी बताऊंगी कि हम वर्ड्स को कैसे काउंट भी कर सकते हैं. सो ऑफ कोर्स वील, यहाँ तो मैंने आपको सेंटेंसेस करा हुआ है, बट वी कैन व्हेन यू जॉइन द क्लास आई एम गोइंग टू टेल यू वेज एंड मीन्स टू इवन फॉर्म दीज सेंटेंसेस प्रॉपरली. ओके, चलिए नाउ लेट्स लुक एट वन क्वेश्चन दैट वाज एक्चुअली आस्क्ड इन योर 2023 एग्जाम. ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था. उसका ऑफ कोर्स we'll not do the full article, but we'll try and do as much as we can. So see here, this was the first paragraph of that long article that was given, and the question was that you had to write a Prezi in 1/3 of the length of the article and a heading was not needed. So this is something that I wanted to discuss. जब ये question आता मैं तभी discuss करती. Usually Prezi writing जो हमने स्कूल में सीखी थी उसमें हम heading लिखते थे, but हम जो एग्जाम देंगे उसमें heading लिखनी है नहीं लिखनी है is mentioned over there. Heading पे भी हम जब क्लास में आप लोग आएंगे तो हम ज़्यादा थोड़ी और चर्चा करेंगे, but right now let's focus on how to write the Prezi. अगर आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ें which is quite long, I have again underlined certain things. Okay, healthy, happiness, peace of mind, fulfillment of basic needs, peace and happiness are the 3 things desired by man. Priority, comforts cannot give happiness to a person unless he has peace. ये सारे words important हैं. ये words आप कब underline कर पाएंगे? जब ये आप इस paragraph को पढ़ेंगे. ठीक है? So I'm giving you like 20 seconds. Please read this paragraph. When you read this paragraph, मैं साइड में इसलिए हो गई हूँ so that you have an opportunity to read this paragraph. When you read it yourself, you'll be able to understand that the words that I have underlined are actually the important words that need to, that need to be included in the Prezi. Right. So I hope all of you have read and you have all understood that the words that are marked are actually important. Now, how will you write? How will you summarize this? I've given an example here. You could use your own language to write it, like I had mentioned before. But please make sure that these important words, these underlined words are included. Now, let's see how I have written this here. A healthy and happy person has peace of mind. Fulfillment of needs, peace and happiness are desired by man on priority. Comfort does not equal to happiness in life. Yes? So, हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ important words को देखा है और हमने उसकी summary लिख दी है. अगर आप मैं इधर साइड में हो जाती हूँ, I'm giving you 20 seconds again. Please read the whole thing so that you understand how it needs to be written.
Okay. I hope this is absolutely clear. Let's go to the second paragraph to understand further. Again, this work I have done for you, but there will be a paragraph जिस पे आप लोग ये खुद try करेंगे in important words को underline करने को. See, have a look. Rather than seek the gratification of desires, the Indian ethos espouses its. Anyway, read it yourself. I'm not reading it. Okay. So I have underlined all the important words that should be included in the Pressy. And now let's see how we can write this. देखिए कितना छोटा हो गया ये. According to Indian ethos, one must seek contentment rather than instant gratification of desires. This transforms the psychic energy into a serene mental state. यहाँ पे जहाँ मैंने मेंशन किया है psychic energy, आप इसको, क्योंकि मैंने तो बहुत छोटा लिखा है, आप इसमें थोड़ा सा और इसमें स्कोप था आगे लिखने का, आप यहाँ पे ये मेंशन कर सकते थे that this psychic energy in जहाँ पे ये लिखा है ना, this transforms psychic energy, popularly known as libido in the Western psychic world, popularly known as libido, transforms into a serene mental quality. ठीक है, ये आप इंक्लूड कर सकते थे, 5-6 वर्ड्स और हो जाता, that did not, there was no problem there. However, I did not include it. अगर आप चाहें तो आप इसको इंक्लूड कर सकते थे, there would be no problem at all. So this was the second paragraph. So it was a long article of about 5-6 paragraphs. उसमें से ये second article था. ठीक है, now let's go ahead. Again, let's repeat the same exercise. I'm giving you some time. Read it. Understand that इसमें अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा चीज़ें underlined है, इसीलिए I'm giving you some time. Read it so that you exactly understand why I have underlined so many things, and then how can we write the summarized version. Right. Now let's have a look. How can we write this in a summarized manner? The greatest of faults is craving for fame and wealth that leads to moral and personal destruction. The greatest of woes is not knowing contentment that deviates us from a simple way of living, and use only what is needed for healthy growth. तो सी ऑल द लाइन्स दैट वर अंडरलाइंड, इवन दो जब हम अंडरलाइन कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हैं, इनको हम अगर एक तो कैसे लिखेंगे, एंड देन इफ़ यू जस्ट सी लाइन्स के लाइन्स को अंडरलाइन करना पड़ा क्योंकि भाई वो इम्पोर्टेंट थे. यहाँ पे ये जो ग्रेटेस्ट ऑफ वोस की बात हो रही है ये इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी था, राइट? यहाँ पे ये जो बात हो रही है ग्रेटेस्ट ऑफ फॉल्ट्स की, ये भी एक्सप्लेन करना ज़रूरी था बिकॉज दिस वॉज द ओरिजिनल लैंग्वेज दैट वॉज गिवन हियर. सो ये ओरिजिनल लैंग्वेज हैड टू बी इंक्लूडेड, देन इसको एक्सप्लेन भी करना ज़रूरी था, और एक्सप्लेन हम ऐसे इसी को कॉपी पेस्ट तो नहीं मार सकते हैं, राइट? अगर आप इसको यहाँ पे देखिए तो नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी क्या है हमें वो भी बताना था. ये वाले लास्ट 2 लाइन्स आर एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, है ना? हमें ये सब इंक्लूड करना था, तो उसको इंक्लूड करने के लिए फिर वी रोट दिस, राइट? लाइक आई एम सेइंग रिपीटेडली, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन. You could have your language to write it, but more importantly, you must include all these important points from every paragraph that you encounter in the article. Okay, now let's go see
I would like you to see this yourself. I'm giving you 20 seconds. Please read it. And then we'll go to the part where हम खुद देखेंगे कि हम क्या क्या अंडरलाइन कर सकते हैं. ठीक है? Please read this carefully yourself. Okay, right? Now let's go on to a paragraph where we will underline together. यहां तो मैंने underline खुद किया हुआ था, अब हम साथ में एक बार underline कर लेते हैं. Okay. What are the implications of contentness for modern people? Implications of contentness को तो कर ही दीजिए. First of all, one may raise the point that unlike animals, humans' needs extend far beyond the physiological realm to psychological, emotional and physical needs. ये पूरा सेंटेंस इंपॉर्टेंट है. अगर आप ऐसे ही याद रख सकते हैं ऐसे ही याद रखिए, नहीं तो देखिए ह्यूमन नीड्स एक्सटेंड far beyond the physiological realm to cover psychological, emotional and spiritual needs. Every physiological needs change as civilization progresses. For example, several decades ago, people were content with riding a bicycle, but today driving a car has become a necessity for many of them. ठीक है? So, of course, this entire this is important, right? एंड देन ऑफ कोर्स जो मैंने अंडरलाइन किया है वो इंपॉर्टेंट है. आपको कुछ और इंपॉर्टेंट, सो व्हाट आर द वर्ड्स दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट? ये फर्स्ट ऑफ ऑल वन में रेज द पॉइंट दैट अनलाइक, हर सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. कई बार मैंने देखा है कि यू नो एट लॉट ऑफ प्लेसेस इट्स मेंशन कि जितने नाउन्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता. ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज़ when you are talking about the importance of word, it does not matter which part of speech it belongs to. Sometimes words like first, second, the verb also becomes very important. Noun, pronoun, ये सब important हो सकते हैं, but like I said, it really does not depend on the part of speech that it belongs to. Okay? Now, how can you write the précis here? See? Human needs are not limited to the physiological space but include psychological, emotional and spiritual needs. The desires and needs for humans change through decades. अब ये मैंने यहाँ पे conclude कर दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे space छोड़ी है for this example of bicycle and car. Right? इसको मैंने यहाँ छोड़ दिया है, but I have left space for bicycle and car. And if you noticed कि हमारे पास हमने जो क्वेश्चन था उसमें हमें 1/3 लेंथ की प्रेसी लिखनी थी. हमने अभी तक काफ़ी सारे वर्ड्स को हमने जुडिशली यूज़ किया है, हमने अपने सेंटेंसेस को जुडिशली यूज़ किया है, जिससे जाकि हम एंड में उनका यूज़ कर सकें या वहाँ यूज़ कर सकें जहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. राइट? तो यहाँ पे देखो, द डिज़ायर्स एंड नीड्स फॉर ह्यूमंस चेंज थ्रू डेकेड्स. तो तुम यहाँ पे यू कैन एक्चुअली राइट, for example, the shift to cars as a basic need from bicycles is noteworthy. See? You had some space, not space in terms of physical space. आपके पास space ऐसे थी कि आपके पास
जो आपने वर्ड्स का यूसेज इकोनॉमिकल यूसेज करके वर्ड्स को बचाया था, वो अब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल था ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। ये एकदम से समझा रहा है कि भाई हर डेकेड के हिसाब से आदमी की जो नीड है वो चेंज हो जाती है। जैसे पहले के ज़माने में लोगों को जो खबर मिलती थी वो और लोगों से मिलती थी, फिर न्यूज़पेपर आए, न्यूज़पेपर के बाद अब लोगों ने न्यूज़पेपर टेलीविज़न देखना शुरू किया। अब टेलीविज़न के बाद लोगों को उतना लंबा आर्टिकल भी नहीं पढ़ना है न्यूज़पेपर में। They want to either listen to it or they want those 50 word bites that you have on apps these days. So the needs of people have changed over the decades. और ये वाला जो एग्जाम्पल था ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल था ये समझाने के लिए कि पहले क्या होता था और अब क्या होता था। और क्योंकि हमने पहले से वर्ड्स हमारे पास लेंथ स्पेस थी, हम यहाँ पे वो एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते थे। ठीक है, so I hope this is absolutely clear. One last paragraph, let's quickly have a look before we wind up. Okay, right, so let's start reading it together and let's start underlining the paragraphs, the important words in the paragraph as well. The biggest folly of our times is that the young have been presented with a plethora of objects. Biggest folly matlab mistake, हाँ? Is that the young have been presented with a plethora of objects. Plethora मतलब बहुत सारे, ठीक है। बेसिकली हमारे पास विकल्प बहुत हैं, हमारे पास चॉइसेस बहुत हैं। The youth are of the thought that achieving peace is impossible. तो यहाँ पे ये youth important है। Achieving peace is impossible without limiting the demands of childhood. We see and hear things which indirectly endorse an attachment to the worldly possessions. मतलब कि हमारी जो यंग जनरेशन है उसको ये लगता है कि पीस का मतलब है टू बी एबल टू गेट एंड अचीव ऑल द वर्ल्डली थिंग्स, पैसा, गाड़ी, बंगला, इसका ये मतलब है। ठीक है, चलिए सो अब हम एकदम इसको देख लेते हैं कि ये दोनों चीज़ें, ये प्लेथोरा ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है अटैचमेंट टू द वर्ल्डली पोजेशंस, ये वाले जो पॉइंट्स हैं लास्ट 4 लाइनों के, ये हम अपनी प्रेसी में कैसे लिखेंगे। ओके, सी हियर द अवेलेबिलिटी ऑफ मेनी चॉइसेस। तो मैंने प्लेथोरा ऑफ ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे लिख दिया अवेलेबिलिटी ऑफ मेनी चॉइसेस एंड वन सेकेंड, यस, सो यहाँ पे yes, plethora of objects को मैंने लिख दिया many choices is the biggest mistake of our times. हमने biggest folly को लिख दिया biggest mistake of our times. The youth believe that peace is impossible to have without limiting our desires. मतलब जब तक हम अपनी desires को नहीं लिमिट करेंगे तब तक हमारे को peace नहीं मिलेगा, है ना। तो ये देखो impossible without limiting the demands of childhood, उसको मैंने बदल के यहाँ पे ये लिख दिया है। Things that increase our attachment to worldly desires are heard and seen. मतलब सिर्फ उन्हीं चीज़ों को तवज्जो दी जाती है, उन्हीं चीज़ों को importance दी जाती है that are attachments to worldly desires. Okay, so I hope Prezi writing is clear to all of you. आप जब मेरे से क्लास में मिलेंगे तब हम और डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे and of course it will be done with a lot more examples. It will be done with a lot more practice. Yes, so I hope that you have liked this class, you found it informative, and you will join this batch and I will be able to teach you in class in person. Thank you so much for watching. Bye bye.